अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। 2020 पेंडेमिक ईयर के बाद ये जो रवां साल है 2025 वो परहैप्स सबसे मुश्किल तरीन साल रहा। और ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साल ने शुरू होते साथ ही बड़ी हलचल मचा दी। कभी बेयकीनी, कभी घबराहट, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से मुख्तलिफ दुनिया में तनाज़ात खुले, कुछ पुराने तनाज़ात जो कि दोबारा से सरफेस हुए, कुछ इरिटेंट्स जो कि तंग कर रहे थे बड़ी देर से, वो न सिर्फ उनमें शिद्दत आई बल्कि वो रेजोल्यूशन की तरफ भी गए, और कुछ नए तनाज़ात जिन्होंने जन्म लिया, सर उठाया। इनमें पाकिस्तान भारत जंग हो, इनमें ईरान और इसराइल का आमने सामने आना हो, अमेरिका में उसमें मुदाखलत हो, या फिर इसमें यूक्रेन और रशिया की जो 4 साल से जंग चली आ रही है उसमें मुख्तलिफ पिवट पॉइंट्स हों। न सिर्फ ये बल्कि हमने एक और बड़ा यूनिक ट्रेंड देखा इस साल जो कि काबिले गौर है। नौजवान और जवान ख़ास तौर पर इस साल बड़ा उभर कर सामने आया, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर जियोपॉलिटिक्स के एतबार से। हमने देखा कई ममालिक के अंदर दुनिया के नौजवानों की तहरीक हुई और कुछ के नतीजे में तो हुकूमतें, निज़ाम भी तब्दील हुए। ये सब कुछ जो बड़ी उथल पुथल का साल था, इसको एनालाइज करते हैं न सिर्फ दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में बल्कि क्लोजर टू होम पाकिस्तान के लिए भी। हमारे तज्जियाकार क्या समझते हैं 2025 के बारे में, तो आइए करते हैं 2025 का रिपोर्ट कार्ड। कुछ सवालात हमने तरतीब दी अपने तज्जियाकारों के लिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज शहजाद इकबाल साहब, फ़खर दुरानी साहब, एजाज सैयद साहब, उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सब के लिए हमारा पहला सवाल आज का ये है कि 2025 की हाईलाइट क्या रही। शहजाद इकबाल साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपके लिए 2025 का हाई पॉइंट क्या था? बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले आपको, तमाम पैनलिस्ट को और तमाम देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं 2025 से बेहतर आपका रहे 2026। इस सवाल के जवाब में मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूंगा, क्योंकि मार्का हक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी पाकिस्तान के लिए। हमने अपने से एक बड़ी कुव्वत को शिकस्त दी। एक ऐसा मुल्क जिसकी इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसका दिफाई बजट 7 से 8 गुना है पाकिस्तान का, उनका एग्रेशन का जो शौक था वो मेरे ख्याल से हमने पूरा कर दिया। क्योंकि वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आएगा, लेकिन हमारे एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है। और आपको याद होगा मोदी साहब का वो बयान उसके बाद कि हम तो दहशतगर्दों को मारने के लिए कार्रवाई की थी, आपने हम पर ही हमला कर दिया। यानी इतना सादा और इतना बचकाना उनका ये मेरे ख्याल से बयान था, क्योंकि ये हो नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में आके किसी किस्म की कार्रवाई करें और उनको जवाब ना मिले। तो मेरे ख्याल से बड़ा एक शानदार तरीके से उनको जवाब दिया, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस जंग में कामयाबी हासिल की, बल्कि उसके बाद एक पाकिस्तान का जो इंप्रेशन है, एक इमेज है दुनिया भर में, वो बहुत चेंज हुआ है। पाकिस्तान को अब एक सीरियस कंट्री के तौर पे देखा जा रहा है, एक सीरियस कंट्री जिसके पास एक स्ट्रांग मिलिट्री है। ये दुनिया को पता था न्यूक्लियर वेपन तो हमारे पास है, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने से बड़ी कुव्वत को कन्वेंशनल तरीके से हरा सकेगा या नहीं हरा सकेगा, ये सबके जहन में एक सवाल थे। इनफैक्ट मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान को जो हमारे दोस्त ममालिक है वो मशवरा दे रहे थे कि उनको गुस्सा निकालने दें, आप रिएक्ट ना करें, लेकिन पाकिस्तान ने उस एडवाइस के बरक्स जाकर जो है वो कार्रवाई की, जिसमें कामयाबी हासिल हुई। उसके बाद से आप देख लें, चाहे ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार, इसराइल और कतर का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें पाकिस्तान का किरदार, डोनाल्ड ट्रंप वो बार बार बात कर रहे हैं कि 7 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए। इनफैक्ट वो ये तो नहीं कह रहे पाकिस्तान ने गिरा दिए, बट वो कहते हैं 7 जहाज गिरा दिए। बट एवरीवन नोज, इंटरनेशनल मीडिया से लेके इंडिया के अपने लोग ये तस्लीम कर चुके हैं कि इंडिया का भारी इसमें नुकसान हुआ है। फिर पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा होना सऊदी अरब के साथ, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए ये जंग जो है वो एक गेम चेंजर के तौर पे साबित हुई है। और हमने ये मनवाया है कि पाकिस्तान की एक स्ट्रांग मिलिट्री है, ये हमारा एसेट है जिससे हमने फायदा उठाना है। और यही मेरे ख्याल से इस रिजीम की भी पॉलिसी है कि हमने इस एसेट को अब यूटिलाइज करना है, उससे जितने फवायद हम उठा सकते हैं वो उठाने हैं। अब इसमें एक डाउन साइड सिर्फ ये है कि हम सबकी एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को हम एक स्ट्रांग फाइनेंशियली और एक स्ट्रांग इकोनॉमी के तौर पे देखें, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को एक महदूद अभी भी सिक्योरिटी लेंस से ही देखा जाएगा। ये मेरे ख्याल से एक ऐसा इशू है जिस पर हमें फर्दर काम करने की जरूरत है, और जो हमारे बेनिफिट्स हैं, जो हमारे एडवांटेजेस हैं, उसको इस्तेमाल करें। और पाकिस्तान न सिर्फ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बल्कि ओवरऑल ग्रो करे, ये मेरे ख्याल से साल 2026 और फ्यूचर के लिए हमारी नेक तमन्ना होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। एजाज साहब, आपके लिए क्या हाईलाइट रही? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो हाईलाइट है, अगर कोई आप एक बात कहें, जंग के हवाले से इन्होंने बात की, पाकिस्तान और भारत के हवाले से मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें हैं उसमें हाईलाइट्स में। एक तो पाकिस्तान और भारत के बारे में जो लिमिटेड वार हुई, उस पर पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ, उसमें तो कोई शक नहीं है।
लेकिन दो तीन और हाइलाइट्स भी हैं जिनको अगर हम जिक्र ना करें तो वो बड़ी ज़्यादती होगी। एक तो हाइलाइट ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात का ख़राब होना, और इतना ख़राब होना कि सरहद बंद है। और ये आप देख लिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि इतनी लंबी मुद्दत तक दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद, आमदोरफ्त, तजारत सब कुछ बंद हो। तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ी एक अहम हाईलाइट है। और ये अफसोसनाक है, ये कोई इतनी अच्छी बातें नहीं है, ये जंग की या सरहद बंदिश की जो बातें, ये अफसोसनाक नहीं है। भारत के साथ तो हमारी लड़ाई हो गई ज़ाहिर है, और यूएन ने भी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको रेटिफाई किया। उन्होंने कहा कि बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान के ऊपर जंग करना ये दुरुस्त नहीं था, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया ये बात तो हो गई। लेकिन आगे जिसे कहते हैं ना कि आगे कोई उम्मीद की फ़िज़ा, आज सरदार अयाज सादिक की भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से शेक हैंड हुआ है, मुज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसी फ़िज़ा नज़र नहीं आ रही कि दोनों मुल्क मिल बैठेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कत्ता ताल्लुक़ हो चुका हुआ है, इन ए सेंस के बॉर्डर बंद है, वैसे तो सफ़ीर दोनों मुल्कों में मौजूद है। ईरान के साथ पाकिस्तान की सरहद बंद है, ये भी एक बहुत बड़ी हाईलाइट है। गो के उसमें पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसकी वजह से ये सरहद बंद हो जाना, यानी कि 4 में से जो 3 पड़ोसी हैं उनके साथ हमारी सरहद बंद है। तो ये बहुत बड़ी हाईलाइट है, पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड हाईलाइट है। फिर इस साल में जो 27वीं आईनी तरमीम हुई, ये भी एक बड़ी अफसोसनाक हाईलाइट है कि किस तरीके से पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उसके मेंबर्स को तोड़ा गया, फ्लोर क्रॉसिंग हुई। तो अगर आप देखें डेमोक्रेसी के हवाले से तो कोई अच्छा साल नहीं था, डिप्लोमेटिक अचीवमेंट के हवाले से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बड़ी रिस्पेक्ट से लिया गया, कोई शक नहीं है। लेकिन सरहदें हमारी 3 मुल्कों के साथ बंद हो गई, ये बड़ा अफसोसनाक। फिर 2 मुल्कों को जो 2 ममालिक थे यानी कि बरतानिया और नॉर्वे, उनके जो हेड्स ऑफ मिशंस हैं हमने उनको डिमार्श किया। तो मिला जुला है, हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप पॉलिटिकल हाइलाइट की बात करेंगी और तो वो भी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एक मैं और डिस्कस करूंगा और फिर मैं कहूँगा कि कोई और बात करें। एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ जो कनेक्टेड है पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, जो वाक़यात हुए वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये बड़ा ही गैर मामूली हुआ है। ये बड़ी हाईलाइट है, इस साल की बड़ी हाईलाइट है। मेरा ये ख्याल है कि फॉरेन अफेयर्स के हवाले से अगर आप अचीवमेंट्स के हवाले से देखें तो काफ़ी है, उसके ऊपर कुछ सवालात भी हैं जो मैंने आपको बताया, डिमार्शेस जो इशू हुए, लेकिन अचीवमेंट्स काफ़ी हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बुरी, चले वो हम फिर आगे जाकर बात करते हैं। ठीक है, अभी हाईलाइट्स के बारे में बात करते हैं, बाकी सब कभी जानते हैं उनके लिए क्या हाईलाइट रही। उमर चीमा साहब, आपके लिए 2025 में क्या एक्साइटिंग या हाईलाइट या वो चीज़ जो बड़ी नुमाया रही? अदीना, एक तो जो शहजाद ने जिस तरह बात की, मेरे ख्याल है कि दिस वाज द हाईएस्ट पॉइंट इन आवर लाइफ, कि जो एक पाकिस्तान को जो फतह नसीब हुई, ये बहुत ही गैर मामूली थी और बड़ी ही गैर मुतनाज़े थी। इस पे जो एक स्टैंप लगाई वो ट्रम्प ने आगे लगा दी कि पहले तो हो सकता है कि अगर ट्रम्प में ना होते तो कोई इंडिया वाले कोई ना कोई अपने कंट्राडिक्टरी क्लेम करते रहते, लेकिन यह है कि हमें बाहर से भी बहुत सारे लोगों ने वैलिडेट किया कि पाकिस्तान को इसमें जंग में एडवांटेज हासिल था और हमने उनके जहाज गिराए। और उसके बाद जो एक खारजा महाज पे हमें जो एक पजीराई मिली, जिस तरह हम अचानक सबके लिए एक बड़े एक यानी कि बहुत सारे लोगों ने हमें हमारी वैल्यू में बड़ा इजाफा हुआ। जो बिरूने मुल्क पाकिस्तानी है वो बड़ा प्राउड फील करते थे, ये वही पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी है कि जो वार ऑन टेरर या उसके कुछ अरसे बाद जो है इसी तरह अपना कई लोग अपना तारफ नहीं, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते थे, तो वो लोग बड़े प्राउड फील करते थे कि हम पाकिस्तानी हैं। तो ये नो डाउट मसाइल जिंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन दिस इज वर्थ सेलिब्रेटिंग, ये मनाने वाली चीज है, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा एक ग्लोबल लेवल पर देखें, जो ट्रम्प का ज़हूर है, जो ट्रम्प आया है, उसके बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही, दुनिया बदल गई है। ये वाकई एक तब्दीली है, वो अच्छी है या बुरी है मैं उस तनाज़ुर में भी नहीं जा रहा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चेंज है। अमेरिका की पॉलिसी अगर हम अपने हमसाये की तरफ देख लें
कि पिछले 25 साल से, यानी कि वो अमेरिका इंडिया की इसी तरह जैसे पैम्पर बदलता था, बहुत ज्यादा उनकी पैम्परिंग करते थे, लेकिन अब जो है वो इसी तरह लगता है कि जैसे उनकी डाइवोर्स हो गई है, कि इंडिया उनकी फेरिस्त में नहीं है। दूसरा, उनकी जो एक कन्फ्रंटेशन है चाइना के साथ, वो बड़ी खुलकर सामने आ रही है, और चाइना ने भी अपना असर्ट किया है। इसके जो असरात हैं, ट्रंप के असरात हैं, वो यूरोपियन यूनियन पर बहुत ज्यादा आए हैं। उनका जो एक परसेप्शन थी वो बड़ी बुरी तरह डैमेज हुई है, कि जो एक पावर के हवाले से उनकी परसेप्शन थी, ट्रंप ने उसको बहुत शटर किया है, यानी कि उनसे भी वो एक तरह की डीकपलिंग हुई है। अब ये है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से देखें, ये भी 2025 में आई है, और ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक इतनी बड़ी एक डेवलपमेंट है कि जो ओवरऑल हमारी पूरी जिंदगी बदलने जा रही है। ओवरऑल हम किस तरह सोचते हैं, क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेबर किस तरह की होगी, इस तरह की जो चेंजेस हैं, ये नो डाउट ये 2025 में आई हैं। जिस तरह एजाज ने बात की, पाकिस्तान के तनाजुर में हमारे सऊदीया के साथ मुरासिम जो हैं वो बेहतर हुए हैं। ईरान अफगानिस्तान वाला जो इशू है, इससे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अफगानिस्तान के साथ, ये एक नागुज़ीर था। हमें उधर अमन के लिए भी एक जंग की जरूरत थी, और ये चीजें हमें नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक अग्रेसिव स्टैंड लिया है, तो उसकी वजह से जो एक अफगानिस्तान में एक अपनी मिथ बनाई हुई थी वो उनकी ब्रेक हुई है। और दूसरा, उसके बाद वो इस चीज पर गौर करने को तैयार हुए हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ हमने अपने मामला बेहतर ना किए, या उधर टीटीपी का इसी तरह इन्फ्लो चलता रहा, तो हमारे लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी। ओवरऑल जो तालिबान की मिथ है वो भी बड़ी बुरी तरह डैमेज हुई है। तो ओवरऑल ये दिस ईयर वाज फुल ऑफ हैपनिंग, बहुत सारी, ये वाकई तब्दीली का साल था। वो जो इंटरनेशनल लेवल पर भी आई, पाकिस्तान के इमेज में तब्दीली आई, तो ओवरऑल बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, फखर दुरानी साहब, आपके लिए 2025 की हाईलाइट क्या? बहुत शुक्रिया अलीना। ज़्यादातर तो जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, ख़ासतौर पे अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मार्का हक और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान को सिफारती महाज पे और दिफाई महाज पे जो अहमियत मिली, जिसका हमने देखा भी है, चाहे वो सऊदी अरब के साथ जो है वो डिफेंस पैक्ट की सूरत में हो, या दीगर ममालिक की तरफ से भी उस डिफेंस पैक्ट में शामिल होने के हवाले से ख्वाहिशात का इजहार है। ये जो है एक बड़ी हाईलाइट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में भी बड़ी बड़ी जो है वो एक तब्दीलियाँ भी आई हैं और बड़ी बड़ी हैपनिंग्स भी हुई हैं जो कि हाईलाइट थी। मेरे लिए जो स्टैंड आउट एक हाईलाइट जो मैं समझता हूँ, जिससे दुनिया काफ़ी कुछ उम्मीदें लगा रही थी, गो कि उन उम्मीदों के ऊपर जो है वो पूरा नहीं उतरी, वो थी ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात थी यूक्रेन के मामले के हवाले से। वो एक मुलाकात वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसको दुनिया बड़ी गहरी निगाह से देख रही थी, वो पूरा नहीं हुआ। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो झड़पें हैं वो तो एक है ही है, लेकिन उसके साथ जो एक ईरान और इसराइल की जंग, और ये ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से अगर आप देखें तो ये पिछली 2 दहाइयों से बार बार ये इंटरनेशनल मीडिया और प्रेस में आता था कि शायद ईरान के ऊपर जो है वो इसराइल हमला कर देगा, उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। पिछली 2 दहाइयों से जो मीडिया की ये थी, ये इस साल 2025 में जो एक झड़प हुई, ये भी एक बड़ी हाईलाइट थी इंटरनेशनल, अगर उसके हवाले से अरीना का देखा जाए। फिर एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो है फ़लस्तीन के हवाले से दुनिया का जो है वो पॉलिसीज़ का तब्दील होना। बरतानिया हो, फ़्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इस तरह के जो ममालिक हैं उनकी तरफ से जो फ़लस्तीन को एक अलहदा रियासत के तौर के ऊपर, चाहे किसी मुल्क की तरफ से मशरूत या किसी की तरफ से फुली जो है वो तस्लीम करना, ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी जो 2025 के हवाले से है। तो 2025 जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो जंग व जदल और उसके साथ साथ ये इस तरह की अहम जो हैपनिंग्स थी वो सामने आई हैं। ठीक है, अच्छा, सबने ट्रंप का तो जिक्र किया, लेकिन ट्रंप के जो बार बार जिक्र होता रहा नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेशन का, वो किसी के लिए हाईलाइट नहीं रही। वो मिला नहीं, तो मिली नहीं ना, वो ट्रंप मिला। लेकिन सर मिल जाता तो बहुत बड़ी हाईलाइट होती। अच्छा, एक चीज जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है पूरी दुनिया में, वो जेन जी के हवाले से हुई है, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये ऐसी डेवलपमेंट है कि जिसके असरार हो सकता है कि हमें 2026 में भी मुख्तलिफ ममालिक में नजर आए।
बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अंडर थ्रेट हैं इस वजह से कि इधर उधर वहां भी कोई इसी तरह का कोई रेवोल्यूशन आ सकता है। अच्छा, अंडर थ्रेट जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गो कि कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल, क्योंकि हमने दोनों रूप देखे ना। कहीं पर हमने देखा जहां पर बिल्कुल रेवोल्यूशन आई या चेंजेस आई, निजाम तब्दील हुआ एहतजाज के नतीजे में नौजवानों के, लेकिन कहीं पर हमने देखा कि नौजवानों ने जब सियासत में इंटरेस्ट लिया तो ज़हरान जैसे फॉरवर्ड थिंकर्स हमें देखने को मिले। सो अगेन मिक्स्ड दोनों में हमें मिला। आने वाले दिनों में फिर इसके ऊपर डिबेट करते हैं। अगले सवाल के ऊपर जरा जल्दी से कम है। अच्छा जी, अब हम पूछने लगे कि 2025 का लो पॉइंट क्या था हमारे तज्जियाकारों के लिए। उमर चीमा साहब, आपसे शुरू करते हैं सर। अलीना, ये जो इसकी मुख्तलिफ तशरीहात हैं, जो मेरी नजर में जो एक लोएस्ट पॉइंट था वो हमारे कंट्री में जो एक इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, जो कि हमें ये 26वीं और 27वीं तरमीम में नजर आया। ठीक है, ये ओवरऑल चीजें बड़ी एक स्ट्रक्चरल लेवल पर चेंजेस आई हैं उसमें, कि जुडिशरी जो है वो जिस तरह अंडरमाइन हुई है, आई डोंट नो कि इसको कितनी देर लगेगी। दूसरा, जो पार्लियामेंट ने अपनी पावर जिस तरह एक सरेंडर की है, इसको भी बड़ी देर लगेगी। तो अगर हम एक सियासी तनाज़र में देखें तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी एक जैसे होता है ना कि एक रिवर्स गियर लगा है, वो वाला गियर लगा है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी, मेरी नजर में तो इससे बड़ी कोई डेवलपमेंट को नहीं है। ठीक है, फखर साहब, आपके लिए लो पॉइंट क्या था 25 का? लोवेस्ट पॉइंट मेरे नज़दीक खासतौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो पार्लियामान के ऊपर पुलिस का धावा था, जो पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करने के हवाले से, वो मैं समझता हूँ जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई, और उसके बावजूद भी ना तो स्पीकर ने कोई कार्रवाई की और ना ही पार्लियामेंटेरियंस ने इस इशू को कोई ज़्यादा हाईलाइट किया। तो ये एक पाकिस्तानी सियासत के अंदर लोवेस्ट पॉइंट है कि पार्लियामान के जो कि एक सुप्रीम इदारा समझा जाता है, उसके ऊपर ये इस तरह से पुलिस ने चढ़ाई करना और पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करना, ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट था जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की जमहूरियत जो हुकूमत है उसमें। ठीक है, शहजाद इकबाल साहब, आपके लिए ओवरऑल 25 में लो पॉइंट क्या? देखिए, एक तो ऑब्वियसली गजा के जो हालात थे वो हमारे लिए लो पॉइंट था, जहां पे हमने देखा कि बर्बरियत और जो इसराइली अफवाज है उनके मजालिम गोलियों के जरिए तो हमें नजर आ रहे थे, लेकिन फिर इस साल हमने देखा कि मैल न्यूट्रिशन के इतने सारे केसेस आए कि बच्चे जो हैं वो भूख की वजह से इंतकाल कर रहे थे। और अभी देख लें आप, सर्दी की वजह से जो है वहां पे अमवात हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से हमने देखा है कि चाहे आप यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडीज बना लें, चाहे आप जितना कहें कि मुस्लिम ममालिक ने इकट्ठे हो गए, फलां हो गए, लेकिन आपने देखा है कि जब एक मुल्क जुल्म पर आता है तो दुनिया उसको रोकने में कामयाब नहीं हो सकती, खासतौर पर अगर अमेरिका जैसा सुपर पावर उनके साथ हो। तो आप बेशक चाहे जितने मुआहदे कर लें, ये कर लिया, फलां कर लिया, जो जिंदगियां चली गई, जो बच्चे इस दुनिया से चले गए वो वापस नहीं आ सकते। तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नुकसान था और वो हम सब के लिए बतौर इंसान एक लो पॉइंट है। जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में मेरे ख्याल से 26वीं तरमीम, जिसका शायद आ तो पिछले साल गई थी लेकिन कंक्लूड इस साल हुई, फिर 27वीं तरमीम, इसने जो आपकी जुडिशरी, जिसका पहले भी कोई बड़ा अच्छा कोई हाईली रैंक नहीं थी, लेकिन उसका आपने तहस नहस कर दिया। जितनी इंडिपेंडेंस बची कुची थी वो आपने खत्म कर दी। कुछ 26वीं तरमीम में की, कुछ 27वीं तरमीम में आपने आईनी अदालत बनाकर उसमें एग्जीक्यूटिव को इतना बड़ा रोल देके कि वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे, फिर चीफ जस्टिस उनके जरिए दूसरे जजेस को अपॉइंट करेंगे, वो इंडिपेंडेंस आपने खत्म कर दी। आपने ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो होना चाहिए किसी जज का, वो आपने खत्म कर दिया, ये कह के कि अब उनकी मर्जी शामिल नहीं होगी अगर उनको किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है। और इसके नताइज भी आपने देख लिए। एक और लो पॉइंट था कि जिन पार्टीज ने चंद सीटें जीती थी उनको उनकी तादाद से ज्यादा रिजर्व सीट्स मिल गई उसी आईनी अदालत के फैसले के नतीजे में, जो बिलखसूस हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा। JUIF की अगर 3-4 सीटें थी, उनसे ज्यादा उनकी रिजर्व सीट्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉलिटिकल हमारी जो सियासत है वो एक ओवरऑल और खास तौर पे ये जो जुडिशरी के साथ किया गया, ये मेरे ख्याल से लोएस्ट पॉइंट था। अच्छा, सॉरी, एक और इसमें ऐड कर दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे जहन से निकल गया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात, इतनी बड़ी तादाद में हमारे सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो अमवात हुई है, यानी कि जिस दहशतगर्दी की जंग के बारे में हम कहते थे हमने कमर तोड़ दी है, वो हमने देखा है कि पिछले 1-2 साल में पलट के वापस आई है। 2025 शायद सबसे ज्यादा खूनी साल है, या शायद 2011-12 के बाद सबसे ज्यादा हमारे लिए एक खूनी साल रहा है, जिसमें सिविलियन अमवात भी हुई हैं और इसके अलावा हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी भी बड़ी तादाद में हुई है। नो डाउट हमने लड़ने की कोशिश की, उनको मारा भी है, लेकिन हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल से ये सिक्योरिटी जो है वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट रहा है। ठीक है, एजाज साहब।
अलीना, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप डेमोक्रेसी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से दो नज़रियात मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रवेल करते हैं। एक मोहम्मद अली जिन्ना का नज़रिया जो कि बानी पाकिस्तान थे, और दूसरा जो नज़रिया जो जिन्ना साहब के नज़रिए से मुतशादम नज़रिया है वो ज़ियाउल हक साहब का जो नज़रिया है वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ में मौजूद रहा है। और अगर आप असरात देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जिन्ना के पाकिस्तान के नज़रिए के असरात पाकिस्तान की आज की रियासत पर कम है। मुझे लगा है कि 2025 में भी जो ज़ियाउल हक साहब का जो नज़रिया था पाकिस्तान की रियासत के बारे में या पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में या पाकिस्तान में आइन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो मुझे लगा कि हम जिन्ना के नज़रिए की तरफ नहीं गए, हम जो ज़ियाउल हक साहब के नज़रिए की तरफ गए हैं। हम जो बानी पाकिस्तान का एक पाकिस्तान के बारे में तसव्वुर था उससे पीछे हटे हैं। हम ज़ियाउल हक साहब का जो नज़रिया था हम उसकी तरफ बढ़े हैं। एक ब्रॉडली तो मुझे ये नज़र आया है, चाहे आप उसे 27वीं आईनी तरमीम कहें, चाहे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहें, चाहे आप ह्यूमन राइट्स कहें, चाहे आप पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से जो अदलिया की बेवकूफ़ी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा उसकी बात करें, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी जिसके हम बारे में हम बात नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी के साथ जो कुछ हो चुका है वो भी उसको भी अहाता गुफ्तगू में लाना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ ब्यूरोक्रेसी के साथ 2025 में हुआ, किस तरीके से आप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बात करने से भी ख़त्म कर गए हैं, बात नहीं कर पाते, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो एक जिसे कहते हैं ना कि हमारा ये साल ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो कोई इतना अच्छा और इतना खुशगवार नहीं रहा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका ब्यूरोक्रेसी के हवाले से पॉइंट, क्योंकि तासुर ये रहा कई पॉइंट्स के ऊपर आके ड्यूरिंग द ईयर कि ब्यूरोक्रेट्स को ताकत दी गई जो उनके पास पहले नहीं थी, उनको बल्कि एम्पावर किया गया, चाहे वो लाहौर में मुख्तलिफ लेजिस्लेशन हो जो उनके हक़ में हुई या फिर दीगर मामला। फ़खर दुरानी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वो मैं एजाज सैयद साहब ने जो दो नज़रिए बताए ना, एक तीसरा नज़रिया भी वो ऐड कर देते हैं। तीसरा इमरान खान ने एक नज़रिया मुतारफ़ कराया, माई वे और हाई वे। जो भी उनके नज़रिए से इख्तलाफ करता है, वो चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए से मुंसलिक हो या ज़िया के नज़रिए से मुंसलिक हो, वो सब गद्दार करार दिए जाते हैं PTI की बुक्स में, जो भी इमरान खान के नज़रिए से जो है वो इख्तलाफ करता है। तो ये इमरान खान ने भी जो तीसरा नज़रिया, ये आजकल के दौर में मैं समझता हूँ ज़्यादा डेंजरस है कि आप वो रियासत और ये तमाम तर जो इदारे हों या कुछ भी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की जो ज़ात है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है, और रियासती इदारे हों या मुल्क हो। जो इमरान खान साहब का नज़रिया वो ज़ियाउल हक साहब के नज़रिए में उससे मैं नहीं, वो ज़ियाउल हक से भी मुख्तलिफ है, और ये ज़्यादा आजकल के उसमें डेंजरस जो साबित हो रहा है, ख़ासतौर पर जो हमारी नई नस्लों में जिस तरह से नफरत, वो उनके लिए रियासत हो या मुल्क हो वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। इमरान खान की शख्सियत सबसे ज़्यादा। मेरे एक सवाल है सबसे, हम लोग पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जमहूरियत की बात करें जो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या दुनिया भर में जमहूरियत का एक तरह से जवाल या कम होती हुई हमने कैफियत नहीं देखी? ह्यूमन राइट्स के हवाले से ले लें, आप रवादारी के हवाले से ले लें, हमने देखा है कि मुख्तलिफ ममालिक पूरी दुनिया में फेल हुई है जमहूरियत। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक। देखिए, पूरी दुनिया की हम बात इसलिए करते हैं कि पूरी दुनिया की हम बात तो इसलिए करते हैं कि वहां पर जमहूरियत थी, जिस तरह के ट्रंप साहब ने आके इंट्रोड्यूस करवाई जमहूरियत, और जिस तरह उन्होंने जमहूरियत को मैं कहूँगा मिस यूज़ किया, वो मेरे और आपके सामने है। जिस तरह पॉपुलिस्ट लीडर्स ने मिस यूज़ किया, और आप देखिए फॉरेन पॉलिसी मैगजीन दुनिया भर में एक बड़ा नाम है उसका, उसमें लोगों ने लिखा कि डेमोक्रेसी फेल हो गई है, और फेल होने की वजूहत क्या है उसके बारे में ये बातें आई। क्योंकि आज जरा वक्त की कमी है तो किसी और दिन के लिए डिबेट बचा लेते हैं। एक और चीज जिसको जंक्शन करते हैं, हमने मुख्तलिफ शोबात की बात की, खेल के मैदान में एक लो पॉइंट हमने इस साल देखा जब पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ और भारत ने पाकिस्तान से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। आई मीन, क्या बचकाना हरकत। बट विद दैट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वी हैव गॉट मोर रिकैप क्वेश्चंस, फन क्वेश्चंस एनालिस्ट के लिए, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साल 2025 को अलविदा, और हम रिपोर्ट कार्ड स्टाइल में कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं और पूछते हैं कि साल 2025 शख्सियत कौन सी हाईलाइट में रही, या हमारे तज्जियाकारों के मुताबिक साल 2025 किस शख्सियत के नाम रहा? फ़खर दुरानी साहब।
अलीना, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो सदर ट्रम्प वो सियासी जो ओवरऑल हाईलाइट रहे 2025 के, और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी और इमरान खान भी जो है ये हाईलाइट जो उनका। इमरान खान साहब पॉजिटिवली नेगेटिवली? नहीं, वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, लेकिन पूरा साल पाकिस्तानी जो एक मीडिया और ओवरऑल जो डिस्कशन का जो है वो मरकज़ी गुफ्तगू रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वेरी इंटरेस्टिंग। शहजाद साहब? अलीना, इसका जवाब वैसे हतमी तौर पे देना बड़ा मुश्किल है। दो तीन लोग जहन में जो आते हैं, ऑब्वियसली इमरान खान 2024 की तरह 25 में भी वो एक जेल में होने के बावजूद सियासी तौर पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहे, लेकिन सियासत करने का बजाय इतना मौका नहीं मिला, तो इसलिए कहना हतमी तौर पे कि वो सबसे ज्यादा अहम शख्सियत थी पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जंग जीती, फील्ड मार्शल का टाइटल मिला, लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिली, उन्होंने इस वक्त आपकी डिप्लोमेसी का बेड़ा उठाया हुआ है, आपकी इकोनॉमी का बेड़ा उठाया हुआ है, सिक्योरिटी का बेड़ा उठाया हुआ है। तो यानी कि वो ऑब्वियसली सबसे अहम शख्सियत है पाकिस्तान में इस वक्त। दुनिया भर में ये बात हो रही होती है, लेकिन क्या ये तमाम रोल उन्हीं के जिम्मे होने चाहिए, इस पर फिर एक बड़ा सवाल आ जाता है सामने। फिर मेरे ख्याल से मरीम नवाज के क्रेडिट पे एक ये बड़ी बात जाती है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में से ये डिबेट ही खत्म हो चुकी थी कि क्या कारकर्दगी मैटर भी करती है या सिर्फ सियासी बयानियां बनाना है। तो क्रेडिट टू हर कि उन्होंने इस मर्तबा अपना सारा फोकस जो है वो तरक्याती कामों पे रखा है, और इस वजह से दोबारा पाकिस्तान की डिबेट में आप देख रहे हैं कि तरक्याती कामों के हवाले से सियासी पार्टीज को जज किया जा रहा है। केपी के ऊपर प्रेशर है, सुहेल आफरीदी साहब से सवाल हो रहे हैं कि आपने क्या परफॉर्म किया है। मरीम नवाज साहबा ने सैलाब में जो एफर्ट की मेरे ख्याल से काबिल तारीफ है, लेकिन फिर मैं एंड का एक हफ्ता देखता हूं गैर जरूरी तौर पे आपने एक चीफ मिनिस्टर का जो एक विजिट था उसको इतना मुतनाजा बनाया, जिसमें मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि इट हैज लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन द माउथ। पूरा साल अगर आप मुझसे वैसे पूछती तो मैं कहता मरीम नवाज बची। लास्ट 1 वीक की जो कंट्रोवर्सी जिसमें कोई इसको रेसिज्म कह रहा है, कोई कह रहा है एक सूबे के खिलाफ आपने किया, कोई कह रहा है पार्टी को आपने दीवार से लगा दिया, मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए था। वो उनका लोएस्ट पॉइंट था साल का, पूरे साल की एफर्ट्स को ओवरशैडो कर जाए। नहीं बिल्कुल उनका जो कारकर्दगी है काम के लिहाज से उसको ओवरशैडो नहीं करता, बट ऑब्वियसली जब आप एक ओवरऑल आप देखते हैं एक सियासी पैराए में किसी को, तो फिर मेरे ख्याल से वो एक माइनस पॉइंट था, इसलिए हतमी नहीं है। लेकिन ये 3 शख्सियत जो है वो बड़ी अहम थी। जाती तौर पे मैं अगर आपको बता दूं कि मैं अगर आप एक शख्सियत एक शायर है अली जरियून जो कि जेन जी में बड़े पॉपुलर हैं, जो ट्रेडिशनल शायर है उनको पसंद नहीं करते, लेकिन कराची में मेरी उनसे पिछले दिनों मुलाकात हुई और 3-4 घंटे जो मैंने एंजॉय किया उनकी नशिस्त को, शेर व शायरी को, वो कमाल था। क्योंकि देखिए वंस यू क्रॉस 40 ना तो फिर आपके लिए ये मोमेंट्स ही होते हैं जो खुशी के मोमेंट होते हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली इस एनवायरनमेंट के अंदर जो 2025 में चलता रहा वो तो बहुत ही एक नेमत थी इस तरह की। क्योंकि देखिए ना उन्होंने सिर्फ शायरी को जिंदा रखा हुआ है बल्कि उर्दू जबान को बहुत हद तक जिंदा रखा हुआ है। ट्रेडिशनल शायर उनसे इत्तेफाक नहीं करते, बट मेरे ख्याल से जेन जी में जहाँ पे उर्दू पीछे जाती जा रही है, लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, मेरे ख्याल से उसमें बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। आप हंसने मुस्कुराने की बात कर रहे थे, आपने जब मरियम नवाज साहिबा का नाम लिया तो उमर चीमा साहब मुस्कुरा रहे थे। चीमा साहब शख्सियत भी साथ साथ बता दीजिएगा आपकी 2025 की फेवरेट शख्सियत। हाँ, मेरे ख्याल है कि मैं शहजाद से एग्री करता हूँ तीनों नामों पर, फील्ड मार्शल के हवाले से भी, इमरान खान के हवाले से भी, मरियम के हवाले से भी। सर क्रिएटिव नाम लेके आए, नो छापाज अलाउड इस रिपोर्ट, इस पर्चे में नो छापाज अलाउड। नहीं, कोई नई शख्सियत में क्रिएट नहीं कर सकता मैं। पाकिस्तान की हद तक हूँ, तो पाकिस्तान में तो ये जो अगर हम हाईलाइट के हवाले से बात करें कि जो ज्यादा मीडिया में रहे हैं तो वो इमरान खान है और फील्ड मार्शल है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नेंस के हवाले से हमें लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मरियम, अगर किसी के साथ भी आप कंपैरिजन करें तो आपको लगेगा कि पंजाब के साथ किसी और सूबे का मुआवजा है ही, तो उस लिहाज से हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो बहुत बेहतर काम कर रही हैं। परफेक्शन तो किसी में नहीं है ना, तो हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो शी इज द बेस्ट अगर दूसरे चीफ मिनिस्टर के साथ। क्या बात है चीमा साहब। एजाज साहब, मैं आपको बता दूं, आप बेशक लास्ट हैं लेकिन मैं क्रिएटिव आंसर के एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगी। सर नहीं, क्रिएटिव नहीं, रियलिटी के ऊपर बात मेरे ख्याल में हमने जितने भी बंदों के बारे में बात की है, अगर आप बड़े कैनवस में देखें तो क्या पाकिस्तान 2025 में आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा, ये असल बात तो ये है ना। मेरे ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो बुनियादी मसला रहा है ना, जिससे तमाम बाकी मसाइल जुड़े हुए हैं, वो जमहूरियत का मसला रहा है। और जमहूरियत से इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट, और हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर जो हो गया है, वो उस सारे मामले में मैं अगर किसी एक शख्स का नाम लूँ ना, तो ये जो बड़े बड़े नाम आपने लिए मैं इनमें से किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं एक बंदे की दिल से बड़ी इज्जत करता हूँ कि उसने हर हाल में
वो मशहूर है या नहीं है बड़े सूबों में, उसने हर हाल में जमहूरियत का आलम उठा के रखा, वो महमूद खान अचकजई हैं, जिसने अपनी उसकी ज़ात के ऊपर बड़ी कीचड़ उछाला गया। उसने कोशिश ये की महमूद खान अचकजई ने कि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो इंस्टीट्यूशन है वो मजबूत हो, पाकिस्तान में पार्लियामेंट मजबूत हो, पार्लियामेंट की इज्जत में इजाफा हो। बहुत सारे लोग उनसे इख्तलाफ करेंगे, वो आपने बड़े बड़े नाम यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उनका मैं अपने पैनलिस्ट का एहतराम, लेकिन मेरे ख्याल में जो रोल, पॉजिटिव रोल पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना का वतन बनाने के लिए महमूद खान अचकजई ने किया, मेरा नहीं ख्याल कि उनके बराबर किसी ने किया। इंटरेस्टिंग एजाज साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। साल 2025 पाकिस्तानी सियासत के लिए कैसा रहा, शहजाद इकबाल साहब? हमने बड़े अच्छे तरीके से हाइब्रिड सिस्टम से निकल के एक अथॉरिटेरियन रजीम की तरफ कदम रख लिया है, और ये अथॉरिटेरियन रजीम जो है कुछ अर्सा ऐसा लगता है कि जारी रहेगा। यानी कि पहले आप बात करते थे कि जमहूरियत को मजबूत करना है, पीटीआई के दौर में हाइब्रिड सिस्टम आया, पीडीएम आई तो हाइब्रिड 2.0 आया, तो अब एक अथॉरिटेरियन सिस्टम है। और मेरे ख्याल से जो कुछ सियासी आज़ादियाँ थी वो मजीद छीन ली गई हैं, मीडिया के जो थे आज़ादी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसका हमने 26वीं 27वीं तरमीम के जरिए हाल देख लिया है। तो ये सब चीज़ें तो हुई हैं, बट अगर पॉलिटिकल पार्टीज के टर्म्स में देखा जाए, आज हुकूमत जो है वो 2024 के आखिर से अगर आप कंपेयर करें तो ज्यादा मजबूत पोजीशन में है। जैसे मैंने कहा कुछ तरमीमें थी, फिर रिजर्व सीट के फैसले, इसने हुकूमत की जड़ों को मजबूत किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2026 में बातों के अलावा कोई सियासी स्ट्रेटजी नहीं दिखा सकी। इमरान खान से मुलाकातें साल के जो आखिरी कुछ महीने उसमें कम रही, तो कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं थी, उनको अपना चीफ मिनिस्टर भी तब्दील करना पड़ा। उनकी तरफ से ना हिकमत अमली होना भी मेरे ख्याल से ओवरऑल पीटीआई बतौर पार्टी को किसी पोजीशन में लाके उन्होंने नहीं खड़ा कर सके वो, तो मेरे लिए तो यही है 2025। ठीक है एजाज साहब, आप इसके सारे आंसर से रिफ्लेक्ट होता है, आप ज्यादा खुश नहीं रहे पाकिस्तानी सियासत से? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में साल 2025 नजरिए की सियासत के ताबूत में आखिरी कील के तौर पे साबित हुआ है। साल 2025 में सियासी जमातों के दरमियान इस बात की दौड़ लगी रही है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ कर इस्टेब्लिशमेंट को खुश करें, और एक जो तीसरी सियासी जमात है जो कि जिसके ऊपर जो जेलों में है, उसके लीडर्स जेलों में है, उसकी कोशिश ये रही है कि किसी तरीके से ये जो दौड़ है, इस दौड़ में हम आगे निकल जाएंगे, यानी कि डील हमारे साथ हो जाए। तो मेरे ये ख्याल है कि नजरिए की सियासत का जो ताबूत है उसमें आखिरी कील के तौर पे साबित हुआ है। विश कि ये चीज़ें ठीक हों, और कोई चीज़ हतमी नहीं होती, एंड आई हैव ए होप इन दिस कंट्री एंड पीपल ऑफ दिस कंट्री कि ये चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा, आपके जो साथी हैं फ़खर दुरानी साहब, जिन चीज़ों को आप बुरा कह रहे हैं या आपने समझा कि वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट थे पाकिस्तान की सियासत में, नेगेटिव टर्निंग पॉइंट्स, चाहे वो आईनी तरमीम हो, अदलिया के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें, फ़खर साहब ड्यूरिंग द ईयर उनकी बड़ी हिमायत करते रहे अपने तज्जिया तबसरों में। फ़खर साहब अब क्या कहेंगे? अलीना, मेरे नज़दीक जो पार्लिमानी सियासत है उसको काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुंचाया, और उसकी जो ज़िम्मेदार हैं वो सिर्फ हुकूमत नहीं है, उसके साथ साथ जो अपोजिशन है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जो पार्लिमानी जो निज़ाम है उसमें जितने भी अहम फैसले होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ की मंजूरी होती है, वो कमेटी सिस्टम के थ्रू होती है, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं उसमें पेश किए जाते हैं। पीटीआई की तरफ से अगर ये हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बुलडोज़ करके, चाहे वो आईनी तरामीम पास कराई गई हैं या कुछ भी जो कवानीन पास कराए गए हैं, पीटीआई ने भी इक्वली उसके जो है मैं समझता हूँ अपना हिस्सा डाला है। पार्लिमानी जो कमेटीज़ थे उन सब से इन्होंने रिज़ाइन किया है, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो या दीगर कमेटी से, तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, पीटीआई हो या जो हुकूमती जो बेंचेस हों। तो पार्लियामेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो ओवरऑल कोई 2025 कोई अच्छा साल नहीं रहा, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से हो। दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, पस मंज़र में रहते हुए भी एक मौसर किरदार हमें नज़र आया है, तो वो भी एक 2025 के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है जो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। सर, तो क्या हम ये समझें कि आज 2025 के इख्तिताम पर अगर हाइंडसाइट पे देखें, पूरे साल में आपको ऐसा लगता है जो इक़दामात किए गए हुकूमत की तरफ से वो दुरुस्त नहीं थे?
देखें, जो शहजाद इकबाल साहब ने भी पहले बात की थी अदलिया के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि अदलिया जो ख़ासतौर पे जो शहजाद इकबाल साहब ने बात की कि अब एग्जेक्टिव्स जो हैं वो जजेस को अपॉइंट करेंगे, तो पिछली 2-3 दहाइयों से जो जजेस की अपॉइंटमेंट वो एक फ़र्द वाहिद के हाथ में होती थी, चीफ जस्टिस के हाथ में। उसके बावजूद भी हमने देखा है जो अदलिया की जो रैंकिंग थी वो 130। मैं डिटेल्स में जाए बगैर एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि आपने ओवरऑल कहा ना कि आपको लगता है कि जिस तरह से आईनी तरमीम पास हुई या लेजिस्लेशन पास हुई उसने पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी थी उसको कमजोर किया, पार्लियामेंट की ताकत को कमजोर किया। वो उसमें मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि ये बात की जाती है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी है उसको कमज़ोर किया है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिर्फ हुकूमत नहीं, अपोजिशन ने भी पार्लियामान की जो सैंक्टिटी है उसको कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और उस कॉन्टेक्स्ट में मेरी बात थी। जहाँ तक बात है आईनी तरमीम के हवाले से, तो इसमें मेरा ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी। 26वीं आईनी तरमीम में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ऑन बोर्ड लिया गया। इवन PTI को मौलाना फजल रहमान ने बारहा जो है वो पब्लिकली कहा था कि PTI ऑन बोर्ड है, वो सिर्फ वोट नहीं देंगे लेकिन उनकी कंसेंट जो है वो इसमें शामिल है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है, हाँ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आप इस हद तक एतराज़ उठा सकते हैं कि इसमें जो 2 वोट लिए गए थे सेनेट से, वो किसी और पार्टी से उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी, वो एक फखर साहब बात आपने बड़ी दिलचस्प की है, लेकिन जुल्म ये है कि टाइम हमारे पास बड़ा कम है। इसके ऊपर मजीद बात हो सकती है लेकिन इसको हम आने वाले किसी दिन के लिए रखते हैं। उमर चीमा साहब, आप बताइएगा पाकिस्तानी सियासत के लिए आपके मुताबिक 2025 कैसा रहा? 2025 में सियासत के लिहाज से तो इधर मंदे का रुझान रहा। आई डोंट थिंक कि कोई सियासत हो रही थी, ज्यादा एक फायर फाइटिंग हो रही थी, कोई एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं थी। तो इस सूरत में क्या सियासत हो सकती है? और सियासत जिस नतीजे पे पहुंची है, मेरे ख्याल इसमें PTI का बहुत ज्यादा किरदार है। ये पहले जो एक पिंडी जाने के रास्ते हैं इनको बंद करने की कोशिश हुई, काफी हद तक कामयाबी हुई। अब इमरान खान जो है उन्होंने आके दोबारा खोला और अभी दोबारा से ये रास्ता बंद होते हुए टाइम लगेगा। अभी हमें इसका इंतजार करना चाहिए। और जब हम ओवरऑल डिस्कशन करते हैं ना, तो अगर हम इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करें कि ये हम इस नतीजे पर क्यों पहुंचे हैं, तो फिर मेरे ख्याल है कि इसका कोई हल भी निकल आएगा। अदरवाइज जो है इनके यही जो अभी हालत मातम में पूरा पाकिस्तान चल रहा है, यही सिलसिला आगे चलता रहेगा। अच्छा जी, वैसे इस उम्मीद के साथ कि 2025 में कदरे जो मायूसी रही, जो बड़ी उतार चढ़ाव रहा, मद्दोजज़र रहा, वो जिसमें कैरी फॉरवर्ड ना हो बल्कि इस्तेहकाम हो, ठहराव हो और सबके लिए अमन और खुशहाली हो। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। गुड बाय 2025। आपसे अब नए साल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।